गुड इवनिंग ऑल। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं गैसेस स्टेट, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट हम लोग ने ख़त्म कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो है गैसियस स्टेट, गैस स्टेट। ओके, तो गैस स्टेट की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है हमारे पास आइडियल गैस और रियल गैस। आइडियल गैस वर्सेस रियल गैस। हम कौन सी गैस को आइडियल गैस कहेंगे, कौन सी गैस को रियल गैस कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मेन मुद्दा यही है। तो आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो कि मतलब आइडियल कहने का मतलब ये है कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, गैस की प्रॉपर्टी ये होती है कि गैस की प्रॉपर्टी में जो पार्टिकल्स रहेंगे वो एक दूसरे से क्या होने चाहिए, बहुत दूर होने चाहिए। ठीक है, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तभी पॉसिबल हो पाएगा जब दो गैस पार्टिकल्स के बीच में जो प्रेशर है वो बहुत ही क्या हो, वेरी लो प्रेशर। ठीक है, अगर गैस मॉलिक्यूल्स जो हमारा कंटेनर में गैस भरी हुई है उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में अगर बहुत ही कम प्रेशर है, वेरी लो प्रेशर, तो वेरी लो प्रेशर होने की वजह से वो पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होंगे। और यही हमारी आइडियल गैस की कंडीशन है कि प्रेशर बहुत ही लो होना चाहिए। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब टेम्परेचर हाई होगा। जब टेम्परेचर क्या होगा, हाई। तो दो कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं HTLP, इससे याद रखेंगे HTLP। HTLP का मतलब हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। गैसेस पार्टिकल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन का एग्जिस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो अधिकतर जो गैसेस हमारे पास होती हैं वो सारी रियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, तो रियल गैस एक अलग से टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो आइडियल गैस के बारे में इतना था कि आइडियल गैस होने के लिए क्या कंडीशन है, HTLP, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो वो कुछ गैस लॉज को फॉलो करती है। ये बेसिक गैस लॉज हैं। जैसे हमारे पास कौन सा लॉ है, सबसे पहले बॉयल्स लॉ, और दूसरा लॉ है हमारे पास चार्ल्स लॉ, तीसरा लॉ है हमारे पास गैल्यूसेक लॉ, और चौथा लॉ है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 लॉ हैं। इन 4 लॉ में एक बात बस ध्यान रखने की है कि इनमें क्या क्वांटिटी हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्या क्वांटिटी हमारे पास कांस्टेंट रहने वाली है। तो जो हमारा बॉयल्स लॉ है वहाँ पे हमारा टेम्परेचर को हम क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ में हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, गैल्यूसेक लॉ में हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, और एवोगैड्रोस लॉ में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो जब हमारा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अगर हम चार्ल्स लॉ में प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर हम गैल्यूसेक लॉ में V को कांस्टेंट रखते हैं तो V को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या मिलेगा, P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे एवोगैड्रोस लॉ में V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन है, बेसिक चीज़ है, इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ये हम लोगों ने पढ़ी हुई है। ठीक है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिससे क्वेश्चन हर साल लगभग पूछ ले रहे हैं, हर बार पूछ रहा है एग्जामिनर, तो वो है हमारे पास KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन हर बार बन के आ रहा है, तो एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो KTG में हमें क्या क्या पढ़ना है, KTG में हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक ये कंटेनर है। ठीक है, हमारे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 3 एक्सिस हम लेके चलते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई X एक्सिस, ये हो गई हमारी Z एक्सिस, ये हो गई हमारी Y एक्सिस, और ये हमारी हो गई X एक्सिस। और इस कंटेनर में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं इस कंटेनर के अंदर। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे क्या हैं, गैसियस पार्टिकल्स हैं।
तो वो गैसेस पार्टिकल जो हैं उसके बारे में 2-3 बातें हमें याद रखनी है कि क्या होते हैं इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरी बात n/v कांस्टेंट, n/v कांस्टेंट का मतलब ये है कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन अ पर्टिकुलर वॉल्यूम। जैसे अगर मैं इस पूरे क्यूब में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लूँ और उसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स को काउंट करूँ पर यूनिट वॉल्यूम में, तो उतना ही आना चाहिए जितना मैं इस पूरे में देख रहा हूँ। पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या होने चाहिए, सेम ही होने चाहिए। इसके बाद दूसरी चीज़ क्या है, गैसेस पार्टिकल जो है स्फेरिकल है, मतलब सभी क्या है गैसेस पार्टिकल स्फेरिकल। दूसरी चीज़, चौथी चीज़, इसमें जो इलास्टिक कॉलिजन होते हैं, ठीक है। इलास्टिक कॉलिजन का मतलब ना तो एनर्जी लूज होती है ना एनर्जी गेन होती है। उसके बाद नो डिफॉर्मेशन, कोई डिफॉर्मेशन भी नहीं होता। जो काइनेटिक एनर्जी पहले थी वही काइनेटिक एनर्जी बाद में होती है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल फोर्स इक्वल टू फाइनल फोर्स, ठीक है। कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता, जितना काइनेटिक एनर्जी पहले था उतना काइनेटिक एनर्जी बाद में रहेगा, और इनिशियल फोर्स जितना पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाद में रहेगा। तो यहाँ पे कोई फोर्स में ना काइनेटिक एनर्जी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को फॉलो करती हैं द आइडियल गैसेस, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, ओके। और पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान के चलेंगे आइडियल गैस के लिए, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है हमारा जो गैस मॉलिक्यूल है वो रेस्ट में आ जाएगा, और रेस्ट में नहीं आना चाहिए। हमारा मॉलिक्यूल जो गैस है वो कंटिन्यू क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ पॉइंट बनते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के, ठीक है। तो एक चीज़ इसमें, एक और चीज़ रह गई बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये जो पूरा KTG है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो ये लीनियर मोमेंटम पे काम कर रहा है। जो प्रिंसिपल है वो क्या है इसका, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम की अगर बात करें तो लीनियर मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ठीक है। PV मोमेंटम इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम, लीनियर मोमेंटम। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, PV का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 mn URMS स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। m का मतलब मास हो गया, n का मतलब नंबर ऑफ मोल हो गए, और u का मतलब उसकी जो स्पीड है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 MURMS स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये PV एनर्जी का फॉर्मूला है ना। तो लीनियर मोमेंटम का नहीं है वो, लीनियर मोमेंटम का मतलब प्रिंसिपल था इसमें, ओके। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ MURMS स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, इक्वेशन अगर मैं इसको 1 कह दूँ और इसको इक्वेशन 2 कह दूँ, तो हम ये कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं हम, इस 3 को मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये आ जाएगा 3PV इज इक्वल टू MNURMS स्क्वायर, ओके। तो हमारी इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये लिख पाएंगे, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये वाले 2 को मैं इधर लेके आता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा 3/2 इंटू प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल टू MNURMS स्क्वायर और 1/2, ओके। और वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT, 3/2 PV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, NRT इज इक्वल टू 1/2 MNURMS स्क्वायर। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये आ जाएगा 3/2 RT इज इक्वल टू 1/2 MURMS स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 ½ MV स्क्वायर को हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा जो फॉर्मूला बन गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 RT, ठीक है। और इसी को अगर हम Na मॉलिक्यूल मतलब अवोगाद्रो नंबर के लिए एक फाइंड करें तो हम इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये हमारा जाएगा 3/2 kBT, मतलब 2 टर्म्स में हम यहाँ पे इस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल 3/2 RT और काइनेटिक एनर्जी को 3/2 kBT, ओके।
तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिल रहा है जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि क्या रिलेशन है। तो इसके बाद में हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम 3 टाइप की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, अधिकतर कई बार एग्जाम में आया हुआ है। हमारे पास 3 तरीके की वेलोसिटी होती हैं, ठीक है, उसको एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे, RAM यानी कि राम। ओके, तो R का मतलब यहाँ पे RMS से है, A का मतलब एवरेज से है, और M का मतलब मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, तो VRMS, V एवरेज एंड V मोस्ट प्रोबेबल, इनके फॉर्मूले हमसे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनका ऑर्डर पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये ऑर्डर इसी क्रम में रखना है कि सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा होगी, एवरेज की उससे कम होगी और मोस्ट प्रोबेबल की उससे कम होगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये हमारा जो VRMS है, VRMS का जो फॉर्मूला रहेगा स्क्वायर रूट 3RT/m। ओके, V एवरेज का जो रहेगा ये रहेगा 8RT/m, और V मोस्ट प्रोबेबल का रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m। यहाँ से हमसे ये पूछ लेता है तीनों में से किसके फॉर्मूले याद रखने हैं, तीनों के फॉर्मूले। अब हमसे एक रेशो पूछता है कि भाई VRMS रेशो V एवरेज रेशो V मोस्ट प्रोबेबल, ये रेशो कितना आएगा। तो ये रेशो निकाल सकते हैं इनको डिवाइड करके, तो वो रेशो आ जाता है 1, 0.9 और 0.8, ये रेशो आ जाता है। ठीक है, अब इसी रेशो को दूसरे तरीके से भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। कैसे पूछता है कि यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि वो इस ऑर्डर इसको पूछता है इस तरीके से, V मोस्ट प्रोबेबल, V एवरेज एंड VRMS, ऐसे करके पूछता है। तो हमने जो ऑर्डर लिखा है वो RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का लिखा है 1, 0.9 और 0.8। अब कितना था, मोस्ट प्रोबेबल का कितना था 0.8 है ना, और एवरेज का कितना था 0.9, और RMS का कितना था 1। ओके, तो हमसे क्या है कि ऑप्शन में जो देगा ना मोस्ट प्रोबेबल को 1 देगा, हमारे ऑर्डर में क्या आ रहा है RMS 1 आ रहा है, लेकिन हमसे जो ऑप्शन में देगा तो वो क्या देगा, मोस्ट प्रोबेबल को 1 देगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन को 0.8 से डिवाइड करते हैं जिससे ये 1 बन जाए, तीनों को कर देते हैं 0.8 से डिवाइड। तो अब जब हम 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको भी 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे काट देंगे तो 8 में से 1 जाएगा, 8 कम 2 बचेगा, 8 दूनी 16। ठीक है, लगभग इतना आ जाएगा, और इससे कर देंगे तो पॉइंट से यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 कम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 5 40, लगभग 1.25। तो हमारा जो नया रेशो बनेगा वो 1 रेशो 1.12, 1 रेशो 1.25। ठीक है, ये रेशो जो है R, A और M के लिए, राम के लिए समझ के चलेंगे, और ये जो है मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS का रेशो है। ठीक है, तो तीनों का ही ये क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या कहता है, तो उसके लिए 3 बातें यहाँ पे हम पढ़ते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ये वाला जो टॉपिक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, तो ट्रांसलेशनल, एक है रोटेशनल और एक है वाइब्रेशनल। ठीक है, 3 चीज़ें हैं ये, इन तीन चीज़ों को ध्यान समझेंगे। तो इन 3 चीज़ों को ध्यान समझना है। तो क्या समझने लायक बात है वो बताना हूँ मैं एक बार। ठीक है, देखो ट्रांसलेशनल का मतलब क्या होता है। ट्रांसलेशनल का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ओके, 2 एटम है इसके अंदर। तो ये ट्रांसलेशन कैसे करेगा। ट्रांसलेशन देखो, एक ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, मैं ये एक्सिस को एक्स एक्सिस देता हूँ। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेशन करेगा। जब ये ट्रांसलेशन कर रहा है तो ट्रांसलेशन करने से क्या हो रहा है, ये एक डिस्टेंस को कवर कर रहा है।
ठीक है, जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन रहा है। तो हमें क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या फॉर्म होता है, I=μr² होता है ना। तो जब तक r नहीं आएगा तब तक इनर्शिया की वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगी, जीरो रहेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो, जब हम इसको लेके जा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, जब हम लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसके पास कुछ ना कुछ मास है। तो मास और r की वजह से इसके पास क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो ये एक्स एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर कर सकता है, ट्रांसलेशन कर सकता है। ये वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंस कवर कर सकता है, और ये जेड एक्सिस पे भी क्या कर सकता है, डिस्टेंस कवर कर सकता है। तो यहाँ पे 3 तरीके के ट्रांसलेशन शो कर सकता है, ठीक है। एक ऑन एक्स एक्सिस, एक ऑन वाई एक्सिस और एक ऑन जेड एक्सिस। तो 3 तरीके के यहाँ पे क्या जाते हैं, ट्रांसलेशनल मोड्स हो जाते हैं, वाइब्रेशन ट्रांसलेशन मोड्स हो जाते हैं, ठीक है। अगर इसी मॉलिक्यूल में अब मैं रोटेशन की बात करूँ, देखो अब ये रोटेशन कर रहा है। रोटेशन का मतलब क्या हो गया, रोटेशन का मतलब हो गया जैसे ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस पे अगर मुझे इसे रोटेट कराना है तो मैं ऐसे रोटेट कराऊँ, ठीक है। जेड एक्सिस पे मैंने ऐसे रोटेट करा दिया, ओके। तो जेड एक्सिस पे बताओ कुछ डिस्टेंस कवर किया या नहीं किया, जा रहा है ना, रोटेट कर रहा है तो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं पार्टिकल। तो यहाँ पे इसका जो है कुछ ना कुछ फाइनाइट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अब इसका रोटेशन अगर मैं वाई एक्सिस पे कराऊँ, ठीक है, तो वाई एक्सिस कौन सी वाली थी, ये पहले एक्स पे करते हैं, ये एक्स एक्सिस ये वाली थी। तो एक्स एक्सिस पे अगर ये रोटेशन करेगा तो एक्स एक्सिस पे ऐसे रोटेशन करेगा, देखो फिर से कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल। तो इस वजह से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। लेकिन अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे रोटेशन कराऊँ तो वाई एक्सिस पे इसको ऐसे रोटेशन कराना पड़ेगा मुझे, और वाई एक्सिस पे पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा, ओके। बात फिर समझो ध्यान से कि हम इसको जब जेड एक्सिस पे रोटेशन करा रहे हैं तो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जब एक्स एक्सिस पे करा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे करा रहे हैं तो भी पार्टिकल क्या कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और जब हम वाई एक्सिस पे रोटेशन करा रहे हैं तो पार्टिकल कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। तो जब हम रोटेशनल मोड्स की बात करते हैं तो रोटेशनल मोड्स में डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होगा, एक रोटेशनल मोड काम नहीं करेगा, यानी एक एक्सिस पे वो काम नहीं करेगा, 2 पे तो काम करेगा, एक वाई पे कर रहा है और एक एक्स पे भी करेगा, है ना, तो एक पे नहीं करेगा। सिमिलरली अगर हम ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की बात करें, ये ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, लीनियर ट्राइटोमिक है, और ये भी एक ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये बैंड ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल है। तो अब मैं इनके अगर ट्रांसलेशन की बात करूँ तो ट्रांसलेशन वाई एक्सिस पे भी होगा, ट्रांसलेशन एक्स एक्सिस पे भी होगा, दोनों का ट्रांसलेशन जेड एक्सिस पे होगा। ट्रांसलेशन में हमेशा तीनों मोड्स एक्टिव रहेंगे, एक्स एक्सिस पे भी, वाई पे भी और जेड पे भी। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो रोटेशन में एक मोड गायब हो जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों के लिए चेक करते हैं क्या इन दोनों के लिए वो मोड गायब होगा या नहीं होगा। तो देखो जैसे ये है हमारे पास, जब मैं इसको जेड एक्सिस पे करा रहा हूँ तो कर रहा है, पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे इसका रोटेशनल मोड मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे कराऊँ, एक्स एक्सिस पे भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसका एक रोटेशनल मोड मिलेगा। लेकिन अब मैं इसको जब वाई एक्सिस पे करा रहा हूँ सिमिलरली, तो सिमिलरली यहाँ पे वाई एक्सिस पे भी कोई हमें मिल नहीं पा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है पार्टिकल, इस वजह से यहाँ पे जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इसके भी जो रोटेशनल मोड होंगे वो 2 ही होंगे। तो डायटोमिक के भी 2 थे और इसके भी कितने हैं, 2 हैं। अब अगर हम इसकी बात करते हैं, ट्राइटोमिक ये बैंड है, वो लीनियर था, ये बैंड है। अब इसमें देखो जेड एक्सिस पे ट्रांसलेशनल होगा, ठीक है, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, इस पर भी ट्रांसलेशन होगा, वाई एक्सिस पे भी क्या होगा, ट्रांसलेशन होगा। लेकिन जब रोटेशन की बात करेंगे तो रोटेशन में क्या होगा, देखो रोटेशन में देखो ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे मैंने रोटेट किया, पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। वाई एक्सिस पे रोटेट, ये मेरी हो गई वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे रोटेट किया। अब देखो वाई एक्सिस पे ये वाला पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। जो पहला एग्जाम्पल था हमारे पास ट्राइटोमिक लीनियर, उसमें देखो वाई एक्सिस पे जब हम रोटेट कर रहे हैं तो कोई भी पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा, लेकिन इसमें देखो ये वाला पार्टिकल, जो बीच वाला पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे जो इसके अंदर एब्सेंट था वो इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है कि हमारा जब पार्टिकल डायटोमिक होगा, पहले मोनोएटॉमिक की बात करता हूँ, मोनोएटॉमिक जिसके अंदर केवल एक ही एटम है, तो मोनोएटॉमिक में ओनली ट्रांसलेशनल मोड मिलेंगे,
ओनली ट्रांसलेशनल मोड्स। ओके, डायटॉमिक जो होगा हमारे पास, डायटॉमिक में ट्रांसलेशनल भी मिलेंगे और रोटेशनल भी मिलेंगे। कितने होते हैं ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन 3 होते हैं, ट्रांसलेशन 3 होते हैं, रोटेशनल भी 3 होते हैं, लेकिन इन 3 में से 2 हमारे यहाँ प्रेजेंट होंगे और एक क्या होगा इसमें, एब्सेंट होगा। ये बात ध्यान रखनी है कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल में 3 ट्रांसलेशनल होंगे और 3 रोटेशन होते हैं, 3 में से एक एब्सेंट होगा, तो टोटल हमारे पास कितने बचेंगे? 2 ही बचेंगे। और अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करते हैं ना, ट्राइएटॉमिक में, तो ट्राइएटॉमिक में 2 सीन बनते हैं। एक तो बनेगा लीनियर ट्राइएटॉमिक और एक बनेगा बैंड ट्राइएटॉमिक। ओके, तो लीनियर ट्राइएटॉमिक और बैंड ट्राइएटॉमिक में क्या डिफरेंस रहेगा कि यहाँ पे जो हमारे ट्रांसलेशनल होंगे वो तो 3 ही रहेंगे, रोटेशनल 2 मिलेंगे, एक एब्सेंट हो जाएगा लीनियर में, ठीक है। वाइब्रेशनल की अभी मैं बात करूँगा अलग से। और यहाँ पे ट्रांसलेशनल 3 ही रहेंगे और यहाँ रोटेशनल भी 3 हो जाएंगे, ये ध्यान रखने देने वाली बात है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ कि जो मोनो एटॉमिक है उसके अंदर कितने ट्रांसलेशनल मिले? 3 मिले। और एक मोड की जो एनर्जी होती है 1/2 होती है, 1/2 RT। मतलब एक बार जो एक्स एक्सिस पर ट्रांसलेशन करना है तो उसकी जो वैल्यू होगी कितनी होगी, कितनी एनर्जी होगी, वो 1/2 RT। तो 3 बार अगर करेगा ट्रांसलेशनल तो 3/2 RT, यानी मोनो एटॉमिक में जो मोड्स आएंगे ट्रांसलेशन मोड, उनकी वैल्यू कितनी होगी? 3/2 RT। डायटॉमिक में कितने आएंगे? 3 तो ट्रांसलेशनल है, तो 3/2 RT तो ट्रांसलेशनल से ही आ गया, प्लस रोटेशनल कितने हैं? 3 थे, 3 में से एक एब्सेंट हो गया तो 2 बचे, तो ये आ गया हमारे पास 2/2 RT। एक की वैल्यू 1/2 है ना, तो 2 की वैल्यू कितनी जाएगी? 2/2, यानी 2 से 2 हम काट देंगे तो हमारे आंसर आएगा 3/2 RT प्लस RT, यानी कि 5/2 RT। तो हमें डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो टोटल रोटेशन जो वैल्यू आएगी एनर्जी की, वो कितनी आएगी? 5/2 RT। ओके, और अगर हम ट्राइएटॉमिक की बात करते हो, ट्राइएटॉमिक में हमारे पास 2 केस हो जाएंगे, एक लीनियर के लिए और एक बैंड के लिए। तो 3 और 2 5, 5/2 RT तो आ जाएगा लीनियर ट्राइएटॉमिक के लिए, और 3 और 3 6, यानी 6/2 RT आ जाएगा किसके लिए? बैंड ट्राइएटॉमिक के लिए। तो एक 5/2 RT और एक 6/2 RT, इससे काट देंगे तो आंसर आएगा 3 RT। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएंगे 3 तरीके की एनर्जी, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल। और वाइब्रेशनल क्या है कि वाइब्रेशनल को हम रूम टेम्परेचर पे नहीं कर सकते, ये 2 जो मोड्स हैं ये हमें रूम टेम्परेचर पे दिखते हैं। जो वाइब्रेशनल है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं दिखता, वो वेरी हाई टेम्परेचर पे हमें दिखता है, वेरी हाई टेम्परेचर। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे अगर हम इसको निकाल भी लें तो लीनियर के लिए अलग आता है और बैंड के लिए अलग आता है। लीनियर के लिए इसका फॉर्मूला है 3n-5। n का मतलब कितने एटम्स हैं? 3 एटम है ना ट्राइएटॉमिक में, तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी। और यहाँ पे आता है 3n-6, तो ट्राइएटॉमिक में n की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से ईयर में था वो, बेंजीन के लिए हमसे पूछा था कि बेंजीन के वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे। बेंजीन का कितने एटम्स होते हैं बेंजीन के अंदर? पहले बताओ, बेंजीन लीनियर है या नॉन लीनियर है? बैंड नहीं लिखता मैं इसको, नॉन लीनियर लिख देता हूँ, नॉन लीनियर। बताइए बेंजीन लीनियर है या नॉन लीनियर है? यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, बेंजीन लीनियर है या नॉन लीनियर है? तो बेंजीन प्लेनर होता है, लीनियर नहीं, ठीक है। लीनियर का मतलब है केवल एक ही एक्सिस इन्वॉल्व होना चाहिए। ओके, लीनियर का मतलब है केवल एक्सिस। क्या इसमें एक ही एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है? नहीं, ये प्लेन में है लेकिन लीनियर नहीं है, ये प्लेनर है, लीनियर नहीं है। तो अगर ये लीनियर नहीं है तो हम इसको नॉन लीनियर में काउंट करेंगे, और नॉन लीनियर में इसके मोड्स निकालने के लिए, वाइब्रेशनल मोड्स निकालने के लिए यहाँ पे मैं n की जगह नंबर ऑफ पार्टिकल रखने पड़ेंगे। तो कितने पार्टिकल है हमारे पास? 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो 12 हो गए। 3 × 12 - 6, तो 12 या 36, 36 में 6 गए, कितना आंसर आ जाएगा? 30 आ जाएंगे हमारे पास। ओके, तो अगर कोई लीनियर मॉलिक्यूल होगा, फॉर एग्जाम्पल CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है, और हमसे पूछे कि इसके बताइए वाइब्रेशनल मोड कितने होंगे, तो वाइब्रेशनल मोड हमसे आज निकालने के लिए आ जाएंगे, तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? 3n-5, क्योंकि ट्राइएटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है। तो 3 × 2 और 1 3, 3 कितना हो जाएगा? 3 × 3 - 5, यानी कि 4 आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं? रोटेशनल, वाइब्रेशनल, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो अब दूसरा जो नेक्स्ट इसमें आ जाएगा
हमारे पास जब मोड्स निकल जाएंगे रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और वाइब्रेशनल, तो यहाँ से ना एक क्वेश्चन मैं दूंगा व्हाट्सएप पे, जो आया हुआ है क्वेश्चन है 2021 में, ठीक है। एक चीज़ और है कि हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास होते हैं 3 इंटू नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जैसे CO2 में निकालने हैं तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 3n, मतलब n का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, CO2 में 3 नंबर ऑफ पार्टिकल है तो 3n का मतलब 9 हो जाएंगे, है ना। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल के प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल के प्लस डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशनल के, तो ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3n। तो यहीं से हम वाइब्रेशनल वाले निकाल सकते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखा था ना अभी 3n - 5 और 3n - 6, वो यहीं से आया है। तो जैसे मैं अगर पूछूं कि बताइए डायटोमिक है हमारे पास मॉलिक्यूल, तो डायटोमिक में ट्रांसलेशनल है ये, ट्रांसलेशनल कितने मिलेंगे, ट्रांसलेशन हमेशा 3 होंगे, ठीक है। और रोटेशनल, अगर डायटोमिक है तो रोटेशन वाला एक मैंने बताया एक पे रोटेशन नहीं आएगा, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, केवल 2 मिलेंगे। तो यहाँ से हम F वाइब्रेशनल निकाल सकते हैं 3n, तो कितना आ जाता है F वाइब्रेशनल 3n - 5। ओके, तो ये हमारे लिए किसके लिए आ जाएगा, ये जो हमारे डायटोमिक हैं या फिर जो हमारे ट्राइटोमिक लीनियर वाले है ना। और अगर वाइब्रेशनल निकालना है हमें कौन सा, बैंड में निकालना है, तो बैंड के केस में क्या होगा, ये जो वो रोटेशनल हैं ये तीनों के तीनों हमें यहाँ मिलेंगे, 3 + 3 + F वाइब्रेशनल = 3n। तो F वाइब्रेशनल कितने हो जाएंगे, 3n - 6। तो इस तरीके से हमें वो आया है, ठीक है, 3n - 5 और 3n - 6। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है, du/dt। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। 2021 में ये बोला कि एक CO2 है हमारे पास, ठीक है, जैसे ये है हमारे पास CO2 एक गैस है ट्राइटोमिक, और ये CO2 गैस क्या करती है, ये 20% वाइब्रेशन कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है, 20% वाइब्रेशनल कंट्रीब्यूशन है। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी है। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी इंटरनल एनर्जी है उसको टाइम से T से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो T से डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले तो U निकालना पड़ेगा, इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए हमारे पास CO2 है, CO2 का सीन समझेंगे, CO2 क्या चीज़ है, ट्राई एटॉमिक लीनियर या नॉन लीनियर, ट्राइटोमिक लीनियर। अब ट्राइटोमिक लीनियर है तो अब 3 चीज़ें हो जाएंगी, है ना, एक तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल के लिए हमसे क्वेश्चन में कह दिया। वैसे वाइब्रेशनल जो होता है वो हाई टेम्परेचर मिलता है, अगर क्वेश्चन में हमसे बोला है तो इसलिए हम वाइब्रेशन को काउंट करेंगे, ठीक है। लेकिन कितना करेंगे, वाइब्रेशन का 20%। ओके, तो ट्रांसलेशन मैंने बताया तीनों एक्सिस पे ट्रांसलेशन मिलता है, एक्स पे भी मिलता है, वाई पे भी और जेड पे भी। तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 RT। एक एक्सिस पे 1/2 RT है, तो तीनों एक्सिस पे कितना हो जाएगा, 3/2 RT। अब इसको अगर मैं CV की टर्म्स में लिखूंगा तो मुझे T से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो जब T से डिवाइड करेंगे तो ये T यहाँ से T कैंसिल हो जाएगा। तो अगर ये मतलब ये जो चीज़ थी ये इंटरनल एनर्जी थी, ओके। और अगर मैं CV की टर्म में लिखूंगा तो CV की टर्म में मुझे T को हटाना पड़ेगा, क्योंकि T जैसे डिवाइड करना पड़ेगा और T से T क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब अगर रोटेशनल की बात करते हैं तो रोटेशनल में क्योंकि लीनियर है हमारा तो एक एक्सिस पे नहीं आएगा ना, 2 एक्सिस पे आएगा। 2 एक्सिस पे आएगा 2/2 RT। 2/2 RT का मतलब कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये R बचेगा, T से T तो कट ही जाएगा जब हम T से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास देखो कौन सा है, लीनियर है, ट्राइटोमिक है, तो कितना आएगा 3n - 5, है ना। और इसका भी 20%, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है तो 20%। अब n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ एटम कितने हैं, CO2 में 3 एटम है ना, तो 3 एटम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 - 5 और ये R इंटू इसको हम काट देते हैं तो ये आ जाएगा 1/5। तो 1/5 आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आया 3/2R + R + 4R/5। ओके, यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ से अगर चाहें तो LCM ले लेते हैं, 2 और 5 का 10, तो 5 × 3 = 15R
प्लस 10R प्लस 8R, तो ये हो जाएगा 15 और 10 25 और 8 33, 33R डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3.3R, और R की वैल्यू अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ 8.314, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जूल में, है ना। ये हमारी क्या होगी, हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ जूल आ जाएगी। और यही क्वेश्चन हमसे 2021 में पूछा था। ये बताइए इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितनी है। अब उसके कंट्रीब्यूशन वाइब्रेशन मोड में कितना है, 20% वाइब्रेशन मोड करता है। ओके, तो इस तरीके से हमसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। तो ये थोड़ा तो ये कुछ हमसे पूछा गया था इंपॉर्टेंट जो बताया मैंने। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ और है अब हमारे पास, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। यहाँ से हमसे रेट ऑफ डिफ्यूज़न से क्वेश्चन पूछ रहा है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न से एक तो पूछ लेगा कि अगर हमारे पास दो गैसेस हैं तो उनकी रेट ऑफ डिफ्यूज़न में क्या रिलेशन है, अगर उनकी डेंसिटी इतनी इतनी है। तो एक तो डेंसिटी का रिलेशन बनता है, तो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला लगाना है। और कभी कभी हमसे पूछेगा मास का भी दे देगा हमें रिलेशन, तो डेंसिटी और मास का ये रिलेशन बनता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये आया कैसे है, तो आने के लिए पी वी इजिकल टू एन आर टी हम करते हैं जब, तो यहाँ से आ जाएगा पी इजिकल टू वी को इधर डिवाइड करेंगे एन अपॉन वी आर टी। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इंटू आर टी। अब वेट अपॉन वॉल्यूम को ही हम क्या कहते हैं, डेंसिटी अपॉन मास आर टी। अब ये मास इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा पी एम इजिकल टू डी आर टी। इस तरीके से हमसे पूछ लेंगे, ये रिलेशन भी आ जाता है, पी एम इजिकल टू डी आर टी। रेट ऑफ डिफ्यूज़न डेंसिटी और मास से इस तरीके से रिलेट करता है। अगर प्रेशर की टर्म्स में पूछोगे तो प्रेशर की टर्म में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम की टर्म्स में पूछोगे तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वेपर डेंसिटी की टर्म्स में पूछोगे तो वेपर डेंसिटी की टर्म में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस तरीके से रेट ऑफ डिफ्यूजन के हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम, कि आइडियल गैस बिहेवियर में तो यही था। अब हमसे अगर रियल गैस बिहेवियर पूछता है, रियल गैस बिहेवियर, तो रियल गैस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास आती है इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन, है ना, वैन डर वाल इक्वेशन। तो वैन डर वाल इक्वेशन क्या होती है, तो आइडियल गैस इक्वेशन तो थी पी वी इजिकल टू एन आर टी। वैन डर वाल में क्या होता है, पी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर और वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। और यहाँ पे अगर एक मोल के लिए बात करते हैं तो एन को 1 रख देंगे, तो ये इक्वेशन हमारी क्या बनती है, वैन डर वाल इक्वेशन। तो वैन डर वाल इक्वेशन में यहाँ पे हम दो करेक्शन करते हैं, एक प्रेशर में करते हैं करेक्शन और एक वॉल्यूम में करेक्शन करते हैं ना। तो प्रेशर में करेक्शन ये होता है, वॉल्यूम में ये करेक्शन होता है। ओके, और ए और बी यहाँ पे वैन डर वाल कांस्टेंट है, जिसके सिग्निफिकेंस से क्वेश्चन आया था पेपर में कि भाई अगर ए वैल्यू इतनी इतनी है तो बताओ कौन सी गैस ज़्यादा लिक्विफिएबल है। तो उस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा पहले, कि अगर यहाँ पे मैं ये देखूँ कि भाई एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इस केस में क्या होता है, P बहुत बड़ा हो जाता है एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर से, V बहुत बड़ा हो जाता है एन बी से। तो यहाँ पे ना इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। तो जब नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा P V इज इक्वल टू आर टी, और यही क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। इस समय क्या होता है, रियल गैस एक आइडियल गैस बन जाती है ना। तो रियल गैस क्या बन जाएगी, एक आइडियल गैस। और यहाँ पे अगर हम पी वी को और आर टी को डिवाइड कर दें तो ये हमें मिलता है, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। और यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी होती है, 1, क्योंकि ये रियल गैस क्या बन जाती है, आइडियल गैस, राइट। तो इस तरीके से हमसे एक लो प्रेशर पे इस तरीके से पूछता है। अच्छा, एक और चीज़ पूछता है कि अगर ये जो प्रेशर है ये हम हाई कर दें, अगर हम ये प्रेशर हाई कर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर हाई कर दें तो प्रेशर जब हाई करेंगे तो यहाँ पे ये P रह जाएगा और वो हो जाएगा V माइनस एन बी प्लस इज इक्वल टू आर टी। ओके, हाई प्रेशर पे ये कंडीशन बनती है। तो P की जब मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे तो पी वी माइनस ये हो जाएगा पी वी माइनस पी एन बी इज इक्वल टू आर टी। ओके, तो यहाँ से बन जाएगा पी वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी।
तो अब हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को अगर आर टी से मैं डिवाइड कर दूं तो ये आ जाएगी पी वी अपॉन आर टी, इसको उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। तो आर टी अपॉन आर टी प्लस पी एन बी अपॉन आर टी, ओके। तो आर टी से जब आर टी कट जाएगा 1 आ जाएगा, और पी वी अपॉन आर टी को हम क्या बोलते हैं, जेड बोलते हैं। जेड इज इक्वल टू 1 प्लस पी एन बी अपॉन आर टी, यानी हमारा जेड की वैल्यू है अब वो मोर देन 1 आ रही है, 1 से ज़्यादा आ रही है, 1 में कुछ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी हमें। तो z इज इक्वल टू मोर देन 1, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इस समय ना क्या होता है, गैसेस पार्टिकल के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, ये रिपल्शन का कंडीशन होता है ना। गैसेस पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा रिपल्शन। इस समय जब z की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होगी, उस समय रियल गैस को जो है लिक्विड मतलब कि कंप्रेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही मुश्किल से हम उसको कंप्रेस कर पाएंगे। अच्छा, अगर एक और कंडीशन हमसे दे दी कि इंटरमीडिएट प्रेशर है, अगर इंटरमीडिएट प्रेशर अगर हमें दे दिया, तो इंटरमीडिएट प्रेशर के केस में क्या होगा ना कि ये वाला जो टर्म है एन बी वाला, ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो अब हमारा बनेगा P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा केवल V इज इक्वल टू आर टी, वी की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो पी वी प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, एक वी से मल्टीप्लाई करा तो वी से एक वी कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू आर टी। अब पूरी इक्वेशन को अगर मैं आर टी से डिवाइड कर दूं तो ये आर टी से आर टी 1 हो जाएगा, और पी वी अपॉन आर टी जेड हो जाएगा, तो इसको उधर लेके जाएंगे 1 माइनस एन स्क्वायर ए अपॉन वी आर टी। इस समय जो हमें मिल रहा है ना, तो z की वैल्यू वो 1 से छोटी मिल रही है, ये केस बनता है अट्रैक्शन का, और ये होता है नेगेटिव अट्रैक्शन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। यहाँ पे क्या ना, गैस पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनको कंप्रेस करना क्या रहता है, थोड़ा ईजी रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं ये। अब यहाँ पे ना वैन डर वाल रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट भी एक टॉपिक यहाँ पे आता है। मतलब कि ऐसा होता है कि अगर हम वैन डर वाल इक्वेशन को प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म में ना लिख के, ठीक है, अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की टर्म में ना लिख के हम लिख दें अल्फा बीटा गामा की टर्म में, तो क्या लिखना है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है अल्फा प्लस 3 अपॉन बीटा स्क्वायर 3 बीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 8 गामा। मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की जगह हमने लिख दिया अल्फा बीटा गामा, तो अब उस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और रह गई कि यहाँ पे जो हमारे पिछली इक्वेशन में ए और बी थे, ये कहते हैं वैन डर वाल कांस्टेंट है ना, तो ए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विफिकेशन होगा, ओके। ए जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, लिक्विफिकेशन, और बी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, वॉल्यूम। तो बी वॉल्यूम को बताता है और ए लिक्विफिकेशन को बताता है कि अगर हमारे पास दो गैसेस दी हुई हैं और क्या होना है कि उसके पार्टिकल मतलब उन दोनों के ए की वैल्यू हमें पता है, तो हम बता पाएंगे कि कौन से में लिक्विफिकेशन ईजिली हो जाएगा। तो एक और चीज़ मैं बता दूं, लिक्विफिकेशन इससे भी निकाल सकते हैं। एक और तरीका लिक्विफिकेशन निकालने का कि फॉर एग्जांपल अगर मुझसे पूछा H2 और NH3 बताइए इनमें से किसका ए ज़्यादा होगा, तो ए उसका ज़्यादा होगा जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे, है ना। तो ऐसा दिखने में लग रहा है कि भाई ये भी नॉन पोलर है वो भी नॉन पोलर है, एक्चुअल में वो नॉन पोलर नहीं है, उसमें डायपोल मोमेंट प्रेजेंट है ना, तो उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता NH3 का, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है अगर इसका ज्योमेट्री बनाएंगे तो पिरामिडल ज्योमेट्री बनने की वजह से इसका डायपोल मोमेंट क्या होता है, ऊपर की डायरेक्शन में ही रहता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर 2-3 NH3 मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनके ऊपर डायपोल मोमेंट है, प्लस माइनस चार्ज रहेगा, तो वो चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्ज, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्शन का केस ज़्यादा हो जाता है, तो उसको क्या होता है, ईजिली लिक्विफाई हम कर सकते हैं, क्योंकि जब पास पास हो जाएंगे गैस मॉलिक्यूल्स तभी वो लिक्विफाई हो पाएंगे, राइट। अच्छा, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, तो बी का मतलब है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम हमने एक्सक्लूड किया, तो हम करते हैं 4Na इंटू वी, कितना वॉल्यूम हम एक्सक्लूड करेंगे। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर हमसे पूछा हुआ है क्वेश्चन कि बताइए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना रहता है, B इज इक्वल टू 4Na इंटू वी, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके बाद दो तीन टॉपिक और रह गए हैं, बस फिर ख़त्म करते हैं। यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी की यूनिट्स क्या होंगे, है ना। तो ए और बी की यूनिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर
V माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी, ये हमारा फॉर्मूला था, है ना। तो यहाँ से अगर हमें P की एक यूनिट निकालनी है तो हमें यहाँ से रखना पड़ेगा P इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए अपॉन वी स्क्वायर, और अगर B की निकालनी है तो V इज इक्वल टू एन बी रखना पड़ेगा। तो यहाँ से निकाल पाएंगे हम यूनिट, है ना। तो यूनिट निकालने के लिए यहाँ से A का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। तो A का फॉर्मूला क्या है, पी वी पी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। P की यूनिट हो गई ATM, वॉल्यूम की हो गई लीटर स्क्वायर, N क्या है मोल्स, मोल्स ऊपर लेके जाएंगे तो -2। तो ये हमारी क्या बनती है, A की यूनिट। और यहाँ से अगर B का फॉर्मूला बनाते हैं तो V इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में, मोल्स हो जाएगा मोल्स इनवर्स 1, ये इसकी बन गई B की यूनिट यहाँ पे आ जाती है। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, A और B की यूनिट, है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ है एंड्रयूज आइसोथर्म, एंड्रयूज आइसोथर्म्स, और यहीं पे हमें मिलते हैं क्रिटिकल स्टेट, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना। तो यहाँ से 3 फॉर्मूले बनते हैं हमारे पास। एक तो आ जाएगा, पहले ग्राफ यहाँ पे बनता है, वो ग्राफ बता देता हूँ पहले। तो वो ग्राफ कैसे बनता है, तो ग्राफ हमारे यहाँ कैसे बनाना है हमें, तो इस तरीके ग्राफ बनेगा, ये ठीक है। और एक ग्राफ बनेगा ऐसा, यहाँ पे लिक्विड से वेपर कन्वर्जन चल रहा है, लिक्विड से वेपर कन्वर्जन चल रहा है, नीचे केवल गैस है, ऊपर केवल लिक्विड है। ओके, तो हमसे यहाँ पे पूछता है क्रिटिकल स्टेट कहाँ है इस ग्राफ में। तो क्रिटिकल स्टेट जहाँ पे वेपर कन्वर्जन हो रही है वहीं क्रिटिकल स्टेट है, वहीं पे लिक्विफिकेशन हो सकता है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई कई गैस को हम कब लिक्विफाई कर सकते हैं, तो उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही हम क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर कर देंगे तो फिर लिक्विफाई नहीं होगी वो गैस, है ना। तो क्रिटिकल स्टेट यहाँ मिलती है कि यहीं पे लिक्विफाई हो सकती है, और ना ऊपर लिक्विफाई होगी ना नीचे लिक्विफाई होगी। तो यहाँ पे 3 फॉर्मूले हमें मिलते हैं। एक तो हो जाता है इन्वर्जन टेम्परेचर, एक हो जाता है बॉयल टेम्परेचर, और एक हो जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। इन्वर्जन, बॉयलिंग और बॉयल और क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले 3 फॉर्मूले हैं, वो याद रखने हैं। और इनमें ज़्यादा वैल्यू किसकी रहती है, इन्वर्जन की सबसे ज़्यादा, बॉयल की उससे कम, और क्रिटिकल की सबसे कम। तो कैसे याद रखेंगे, ये होता है 2A अपॉन RB, ये होता है 8A अपॉन RB, और ये होता है 8A अपॉन 27 RB। तो क्रिटिकल टेम्परेचर की तरह हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर भी होता है और क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है। क्रिटिकल वॉल्यूम तो होता है 3V, है ना, और क्रिटिकल प्रेशर होता है A अपॉन 27B स्क्वायर। ये 5 फॉर्मूले हैं, ना, तो ये 5 फॉर्मूले याद रखने। अच्छा, एक चीज़ और हमसे पूछता है कि PC VC अपॉन TC ये कितना होगा, इसी को ZC कहते हैं। तो ये वैल्यू 3/8 आती है ना, इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो रेशो पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये कितना आएगा 3/8। जब हम PC VC और TC की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा 3/8। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया TC अपॉन PC VC, तब ये आंसर 8/3 हो जाएगा। और इसको क्रिटिकल कॉफिशिएंट बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं बोलते हैं ना। क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 3/8 है और क्रिटिकल कॉफिशिएंट कितना है 8/3 है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसमें गलती नहीं करनी है। तो लास्ट टॉपिक इसमें बच जाता है, जिसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। मीन फ्री पाथ क्या है कि जब एक गैस पार्टिकल इधर से उधर चलेगा तो वो कई सारे पाथ को फॉलो करेगा, है ना, रैंडम मोशन का, ब्राउनियन मोशन जिसको हम बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन करेगा। तो ब्राउनियन मोशन मीन फ्री पाथ कितना रहेगा, मीन फ्री पाथ को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा से डिनोट करेंगे, राइट। तो लैम्डा कितना, तो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 सिग्मा स्क्वायर n/v, ठीक है। इतना हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, एक पाई और रह गया, ये इतना फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n/v, है ना। n/v का मतलब वही है जो हमने काइनेटिक थ्योरी में बताया था ना, कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम n स्टार भी कहते हैं, यहाँ पे n स्टार लगा सकते हो चाहो तो, 1/√2 सिग्मा स्क्वायर n स्टार पाई, है ना। यहाँ पे n स्टार का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ से हम निकाल, सिग्मा क्या है, कोलिजन डायमीटर है, ठीक है, कितना डायमीटर होगा पार्टिकल का, वो डायमीटर रहेगा, इसको बोलते हैं सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमसे पूछता है मीन फ्री पाथ में, ये फॉर्मूला पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, तो इतना ही है गैस स्टेट में।
ओके, तो बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू।